हेलो गाइस, आशा करते हैं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो शुरू करते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है, न्यूसेंस, जो लॉफ टॉट्स का टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि भाई जो चैनल है लीगल मैन, उसको सब्सक्राइब कर लो ना। और आपकी कोई भी क्वेरी है अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्ड में या फिर किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्ड में, अगर कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो ये जो न्यूसेंस टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं आपको न्यूसेंस बता दूं लीगल टर्म में इसका मतलब है क्या। आगे जाने से पहले देखिए, आप जैसे मान लीजिए ए पर्सन है। ए पर्सन अपनी प्रॉपर्टी में बढ़िया से, ये उसकी हो गई प्रॉपर्टी। जैसे कि आपका घर, आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर एक्स वाई जेड, किसी को कोई मतलब नहीं है, वो आपकी अपनी लाइफ है। आप कुछ भी करिए, आपकी अपनी फ्रीडम्स है, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे जो आपके नियर बाय जिसका घर है उसको प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने लाउड म्यूजिक में सॉन्ग चला दिया। अगर आप लाउड म्यूजिक में सॉन्ग चलाएंगे तो इसको अफेक्ट होगा, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने अपने घर में बड़ी बड़ी मशीनें, या मान लीजिए इधर हमने एसी लगा दिया। अब एसी से क्या हुआ, यहाँ हमने एसी लगा दिए और जो इसकी हीट है वो इसके घर में जा रही है। तो आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं न्यूसेंस क्रिएट। तो इसका मतलब एक सिंपल सा ये है कि भाई कुछ भी चीज अगर आप ऐसी कर रहे हैं जिससे किसी पर्सन का जो इंजॉयमेंट का राइट है, ठीक है, या तो लैंड का यूज करने का राइट है या फिर इंजॉयमेंट का राइट है, वो ब्रीच हो रहा है किसी तरीके से, मतलब आप उसको हार्म कर रहे हैं, उसको आमतौर पे न्यूसेंस कहा जाता है। ये न्यूसेंस का मतलब है। आपको मैंने एक जनरल टर्म्स में समझा दिया, आगे कंडीशन क्या है क्या नहीं है उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक आपके दिमाग में ओवरव्यू फिट कर दिया कि भाई क्या हो सकता है। मान लीजिए आप तेज आवाज में गाने चलाते हैं, ठीक है। अब इसको बेचारे को सोना है या पढ़ना है या कुछ काम करना है, तो इसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसको सिर में दर्द होने लग जाएगा, या इसके बच्चा बच्चा सो रहा हो वो उठ जाएगा। तो बहुत सी चीजें, तो आप एक तरीके से क्या क्रिएट कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो न्यूसेंस, ठीक है। ये किसी भी एग्जाम्पल में ले सकते हो आप। मान लीजिए आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का किस चीज का, कि भाई कभी कभार चल जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ चीज डेली हो रही है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, तोड़फोड़ कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो इससे इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये न्यूसेंस में आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूसेंस बहुत सारे हैं। मतलब एक सिंपल सी है, आप अपनी प्रॉपर्टी में रह रहे हो, ठीक है। आप अपनी प्रॉपर्टी में, या आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी लैंड है, आप इसमें रह रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ रहने में आपको किसी तरह की कोई बाहरी आदमी की वजह से, मान लीजिए बी पर्सन आदमी है, इसकी वजह से कुछ भी दिक्कत आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, वो न्यूसेंस में आता है। न्यूसेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पब्लिक न्यूसेंस, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस, ठीक है। जनरल तौर पे वही है, पब्लिक न्यूसेंस में पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट होती है, ठीक है। और प्राइवेट न्यूसेंस में नाम से ही आपको पता लग रहा है, प्राइवेट यानी कि प्राइवेट पर्सन, यानी कि इंडिविजुअल ही पर्सन इसमें सफर कर रहा है, इस चीज से इंडिविजुअल को दिक्कत हो रही है प्राइवेट न्यूसेंस में। तो दो तरह के न्यूसेंस होते हैं, जनरली हम बात करते हैं प्राइवेट न्यूसेंस की लॉ टोर्ट्स के अंदर। पब्लिक न्यूसेंस को लेकर हम ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। तो इसमें हम दोनों के बारे में हालांकि पढ़ेंगे, देखेंगे। तो ये था ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक रहे, आपको ये क्लेरिफाई हो जाए कि भाई आप किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो अब आ जाइए फटाफट से इंट्रोडक्शन। तो ये जो वर्ड है न्यूसेंस, ये ड्राइव किया गया, लिया गया है फ्रेंच वर्ड से न्यूरी, ठीक है। न्यूरे बोलते हैं, कोई न्यूर बोलता है, अलग अलग सबके बोलने के बाद, लेकिन आपका जो वर्ड है उसका जिसका मतलब है हर्ट, टू अनॉय और टू कोज इनकन्वीनियंस और डैमेज। सिंपल वर्ड है, इसका मतलब ये है कि भाई कुछ हर्ट करना किसी पर्सन को, ठीक है, किसी पर्सन को डैमेज पहुंचाना। जहां भी आप और देखते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ठीक है। टू हर्ट, टू अनॉय, टू कोज अनवी इनकन्वीनियंस और डैमेज, ठीक है। अब आ जाइए आगे थोड़ा।
वन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज इंटाइटल्ड एज पर लॉ टू अनडिस्टर्ब्ड एंजॉयमेंट ऑफ इट। जो मैंने आपको पहले बताया था, मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप उसके अंदर रह रहे हैं, तो कोई भी आपके एंजॉयमेंट को, क्योंकि आप रह रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी में, तो कोई भी आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है, ठीक है, एज पर लॉ टू अनडिस्टर्ब अनडिस्टर्ब्ड इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट आपका डिस्टर्ब नहीं करेगा। इंजॉयमेंट एक तरीके से हो गया कि आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई बाहरी चीज आके डिस्टर्ब नहीं करेगी। इफ समवन एल्स improper यूज इन हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, रिजल्ट इन एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद हिज यूज और एंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ सम राइट ओवर। ठीक है, इसके अंदर सिंपल है, अगर कोई पर्सन आकर, ठीक है, कोई अनऑथराइज तरीके से कोई पर्सन आकर भाई इम्प्रॉपर यूज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, यूज का भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आगे आप पढ़ेंगे। मान लीजिए भाई क्या हो रहा है, मैंने अपने घर में पेड़ उगाया, तो पेड़ की कुछ पत्तियां या कुछ टहनी, आपसे मेरा घर बिल्कुल मिला के लगा हुआ है, तो कुछ पेड़ की टहनी या पत्ते आपके भी उसमें जा रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, न्यूसेंस के अंदर ना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी, और जो ट्रेसपास है उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें वो कवर अप नहीं करूंगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखना, इनडायरेक्ट वो होगा, ठीक है। मैं सीधा उसके घर में पत्थर नहीं फेंकूंगा, बट मैं कुछ कंडीशन ऐसे कर दूंगा कि पत्थर उसके घर में अपने आप चला जाएगा, न्यूसेंस। अब मैं गाना चला रहा हूँ, ठीक है, अब मैं गाना खुद तो नहीं भेज रहा उसके घर में, मैं तेज आवाज में वो गाना चला रहा हूँ, उसकी वॉइस बढ़ा देता हूँ, जिससे उसको जाके काफी ज्यादा दिक्कत उसके घर में हो रही है, तो मैं इनडायरेक्ट उसके घर में जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट मतलब मेरी मतलब वो पहुंच रहा है आवाज, तो इस चीज को ही न्यूसेंस के अंदर लाया जाता है। मैंने गाने की तेज आवाज कर दी, ठीक है, अब वो जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गया उसके लैंड पर। अब वो पर्सन हो सकता है सो रहा हो, पढ़ रहा हो, या उसका बच्चा सो रहा हो, या कुछ काम करने में उसको फिर अच्छी खासी दिक्कत आ रही हो, या उसकी तबीयत खराब हो, तो ऐसे में जो उसका एंजॉयमेंट है वो हम खराब कर रहे हैं, उसको ब्रीच कर रहे हैं। एंजॉयमेंट से मतलब मैंने आपको बता दिया भाई, आप अपने घर में रह रहे हो, आप कुछ भी करो, आपका अपना एक वो है तरीका कि भाई आप कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, या कैसे क्या काम कर रहे हो। आप हो सकता है पढ़ रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी दखल अंदाजी या दुखी मतलब आप किसी चीज को लेकर होते हो जो बाहरी पर्सन की वजह से, एक्ट की वजह से आपके घर में वो दिक्कत आपको हो रही है, एंजॉयमेंट में आपको दिक्कत आ रही है किसी तरीके की, तो उसको न्यूसेंस कहा जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स इंटरफेयरिंग इन कंफर्ट और हेल्थ। देखिए कंफर्ट वही है भाई, आप कंफर्ट अपने घर में रह रहे हो, जाहिर सी बात है, आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि भाई हम अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्टेबली फील करते हैं। तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं अपने घर में, तो कोई अगर इंटरफेयर कर रहा है आपके कंफर्ट में, तो दिक्कत हो सकती है, आपकी हेल्थ में दिक्कत हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी तेज आवाज में गाना चलाते हैं, या फिर मैंने डेली कंस्ट्रक्शन काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से धूल डस्ट वगैरह आपके घर में आ रहा है, आपकी हेल्थ उससे हार्म हो रही है, तो ये भी आप कह सकते हो कि भाई आप न्यूसेंस कर रहे हो। और सेफ्टी ऑफ द पर्सन इन द वे ऑफ नॉइज, नॉइज क्रिएट कर रहा हूँ, वाइब्रेशन कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, स्मोक कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं डेली कुछ ना कुछ जला देता हूँ, डेली गली का कचरा इकट्ठा करता हूँ, वो जला देता हूँ, उसका सारा स्मोक आपके घर में जा रहा है, तो मैं न्यूसेंस कर रहा हूँ। ठीक है, स्मेल, मान लीजिए कुछ ऐसा एक्ट करा मैंने, कुछ जानवर को लाके मतलब मरे हुए जानवर को रख दिया, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड जिससे काफी ज्यादा स्मेल आपके घर में आ रही है, आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, फ्यूम्स हो गया, वाटर गैस, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिजीजेज जिससे जम्स वगैरह होते हैं, सीवर ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह, ये सब एग्जांपल है जो न्यूसेंस क्रिएट कर सकती हैं। ये आगे आपको आ जाइए, अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं, एक माशी जी ने, स्टीफंस ने डेफिनेशन बताई थी न्यूसेंस की, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। न्यूसेंस इज एनीथिंग डन टू डू हर्ट और अनोइज ऑफ द लैंड्स। इसका देखिए सिंपल मतलब यही है कि भाई न्यूसेंस कुछ भी हो सकता है जो किसी पर्सन द्वारा किया जा रखा है, जिसकी वजह से हर्ट या फिर अनोइंस हो रहा है उस लैंड पर। ठीक है, attainments of another and not amounting
टू ट्रेसपास, ट्रेसपास और इसमें मैं आपको डिफरेंस बाद में बताऊंगा, अभी आप ट्रेसपास के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। बस यही है कि भाई जो एग्जांपल मैंने दिया उसी एग्जांपल को आप लेके चलिए, क्योंकि ये भी डेफिनेशन जो स्टीफन साहब की है, यही डेफिनेशन सेम चीज़ कह रही है। अब आ जाइए एसेंशियल्स ऑफ न्यूसेंस क्या क्या है, न्यूसेंस के एसेंशियल्स क्या है। होपफुली अब तक आपको समझ आ गया होगा, कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ रहा होगा। एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं। देख लिया, एक तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं हैवी मशीन, मैं चला रहा हूँ हैवी मशीन जिससे आप काफ़ी ज़्यादा साउंड हो रही है, काफ़ी ही ज़्यादा, मतलब इतनी साउंड हो रही है कि भाई जनरली बंदा रह नहीं सकता, ठीक है। तो जब तक मैं वो मशीन नहीं चलाऊंगा जब तक न्यूसेंस होगा नहीं होगा। मेरी ये मशीन है, इसको जब तक मैं, थोड़ी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है मेरी, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना थोड़ा। मान लीजिए मशीन है, जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूंगा, ठीक है, जब तक न्यूसेंस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं ऑन कर दूंगा न्यूसेंस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉइज क्रिएट करेगा, जो ठीक मेरे साइड में रह रहा है बंदा, ठीक है, उसको दिक्कत होगी होगी। अब उसको दिक्कत होगी तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, अपना रोंगफुल एक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो मैं ये एक्ट कर रहा हूँ ये रोंगफुल एक्ट है, ये होना जरूरी है। और जाहिर सी बात है, जब तक एक्ट रोंगफुल होगा ही नहीं तब तक न्यूसेंस क्रिएट होगा ही नहीं किसी भी तरीके से। ये तो अंडरस्टैंडिंग है। अब आ जाइए इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा। फॉर एन एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट न्यूसेंस इस मस्ट बी प्राइमा फेसाई रोंगफुल। प्राइमा फेसाई ये एक लीगल टर्म है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑन द फेस ऑफ इट इसको बोला जाता है। ऑन द प्राइमा फेसाई का मतलब यह है कि भाई देखते ही पता लग जाए, मतलब एक आइडिया लग जाए कि भाई ये हैवी रोंगफुल एक्ट या नहीं है, या भाई अनलॉफुल इंटरफेरेंस हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर क्या हुआ है, देखते ही उसको पता लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल भाई कोई बंदा फांसी पे लटक गया, अब आप गए, ठीक है, आप पुलिस गई, पुलिस ने देखा कि भाई वो बंदा ऐसे लटका हुआ है, तो इसके अंदर पुलिस क्या सोचेगी, इसके अंदर पुलिस जब देखेगी कि भाई वो बंदा लटका हुआ है, तो इसमें प्राइमा फैसा ही क्या लगेगा, मतलब देखते ही पुलिस को क्या लगेगा कि यार इसने सुसाइड करा है। बाकी उसका सुसाइड नोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हो सकता है मर्डर करके उसको टांग दिया हो, ये सारी बातें या ये सारी चीजें तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो प्राइमा फेसाई का मतलब यही है कि भाई जो पहली बार देख के उसको ऐसा लगे कि भाई ये चीज हुई है, तो यही इसके अंदर बात कह रहा है। प्राइमा फेसाई मतलब रोंगफुल एक्ट होना चाहिए, और इट शुड बी अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। वो ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए एक्चुअल डैमेज, इंटरफेरेंस विद अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, या तो उस पर्सन के साथ या उसकी प्रॉपर्टी के साथ अनलॉफुल भी होना चाहिए। इसके अंदर और है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड नहीं है, दोनों कंडीशन नहीं है कि प्राइम ऑफ ऐसे रॉन्गफुल या फिर अनलॉफुल इंटरफेरेंस, तो और वर्ड यूज है, या तो ये या फिर ये। अब आ जाइए एक्चुअल डैमेज। अब जाहिर सी बात है, एक बात बताइए, अगर मैं अपने घर में गाना चला रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने 10 तक वॉल्यूम तक मैं सॉन्ग चला सकता हूँ अपने घर में, ठीक है। अब मैं डेली क्या कर रहा हूँ, डेली मैं चला रहा हूँ 4 पे। अब इसके अगर आवाज जा रही है, लेकिन 4 पे इतना है कि ज्यादा वो नहीं है, साउंड नहीं है उसकी, ठीक है, इतना वो नहीं है कि भाई वो करे, तो एक्चुअल डैमेज और लॉस भी हो रहा है या नहीं हो रहा है इस घर में, वो भी देखा जाएगा, वो भी मेन है। चलो रोंगफुल एक्ट तो मैंने गाने चला रहा हूँ डेली, ठीक है, अब मेरी इंटेंशन है या नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन मैं गाने चला रहा हूँ, ठीक है, कई बार इंटेंशन नहीं भी होती, बट उसको फिर भी मान लिया जाता है। अब मैं गाने चला रहा हूँ, ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, इसके घर में आवाज जा रही है, बट इसके घर में आवाज बहुत ही लो जा रही है, हाई नहीं जा रही, बहुत ही लो जा रही है, तो ये देखा जाएगा कि भाई डैमेज या लॉस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब वो पढ़ते हैं किस तरीके से। The next essentiality require a substantive damage or inconvenience to the cause to plaintiff. The maxim diminish not Cutler-Lex comes into place and provide that law should not consider reflex or minimal damage claimed by plaintiff due to his own sensitivity। देखो, एक सिंपल सी बात है, आज जो डैमेज है वो देखा जाएगा कि भाई कितना डैमेज है या नहीं है। अगर कोई मिनिमल यानी कि छोटा सा डैमेज है, कोई मतलब आम बात है कि यार चलो ये हो, इतना बहुत हो जाता है, कोई इतना बड़ा डैमेज नहीं है, ठीक है, तो उसको डैमेज के अंदर कंसिडर, एक्चुअल डैमेज और लॉस में कंसिडर
नहीं किया जाएगा उसको। ठीक है, एक्चुअल डैमेज में उसको नहीं देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, ठीक है, तो उसके अंदर फिर एक्चुअल डैमेज में माना जाएगा। मान लीजिए जो आवाज़ इसके घर में जा रही है ये इतनी वो नहीं है कि भाई ये मतलब इसको डैमेज हो, थोड़ी बहुत आवाज़ है बट इतनी नहीं है, तो ऐसे में वो फिर एक्चुअल डैमेज के अंदर नहीं लिया जाएगा। फिर ऊपर से और भी कई चीजें देखी जाती है कि भाई कंटिन्यूटी थी या नहीं थी। मैं डेली तो नहीं चला रहा, हो सकता है मेरे घर पे पार्टी है उस दिन मैंने चला दिया, तो तब वो न्यूसेंस में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं डेली चला रहा हूँ तेज तेज साउंड में, तो वो न्यूसेंस के अंदर आ सकता है। काफी फैक्टर है, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको जितना मैं जनरल एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ उसको आप समझिए। इसके बाद आते हैं, nevertheless if the act of the defendant involves the hampering of legal right of the plaintiff, nuisance come into play। ठीक है, इसमें ये भी देखा जाएगा कि भाई हो सकता है कि उसका जो लीगल राइट है वो हैम्परिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, वो आता है या नहीं आता है। तो इसमें केस लो हम देख लेते हैं इसका। उषा बहन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर का केस है। इसके अंदर देखिए क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ है उन्होंने केस कर दिया था डिफेंडेंट के ऊपर, क्योंकि जो मूवी आई थी जय संतोषी माँ, उनका ये कहना था कि इस मूवी को देखकर उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, ठीक है, जो उनकी फीलिंग्स है रिलीजियस, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई हैं। ठीक है, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं हिंदू कम्युनिटी के, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं इस मूवी की वजह से। तो इसकी वजह से इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट कर दिया। तो कोर्ट ने इसके अंदर वही है बस ये देखा कि भाई ये डैमेज है या नहीं है। तो कोर्ट ने इसके अंदर क्या बोला, कोर्ट डिसमिस द प्ली, कोर्ट ने केस को नहीं माना और कोर्ट ने बोला कि अटू वाज नॉट एक्शनेबल रोंग, ये एक्शनेबल रोंग है नहीं, यानी कि कोई इस तरह का नहीं है कि आप एक्शन लो, क्योंकि जो प्लेंटिफ है वो फ्री है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मत देखो मूवी। ठीक है, डोंट वॉच द मूवी अगेन, as it was held that in order to claim damage for nuisance the interference shall be in a state of continue wrong। जो मैंने आपको पहले बताया था कि देखा जाएगा कि कंटिन्यू रोंग है भी या नहीं है या फिर क्या है। ठीक है, मूवी आप मत देखो, आपकी मर्जी है, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया। हालांकि ये जो केस लो मैं बात कर रहा हूँ ये पुराने केस लो हैं जिनकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये कंटिन्यू रोंग होना चाहिए जो इंटरफेरेंस है, बट कंटिन्यू रोंग ऐसा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता और मुझे नहीं लगता कि रिलीजियस फीलिंग जो है वो हर्ट हो रही है, और ये कोई एक्शनेबल रोंग भी नहीं है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ न्यूसेंस। तो मेरे भाई सिंपल तौर पे दो तरह के वो होते हैं, एक पब्लिक न्यूसेंस, वह कहाँ चला गया, हाँ, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस, दो तरह के न्यूसेंस होते हैं जनरली तौर पे। अब पब्लिक की पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा मैंने इसको रेड कलर से भी मार्क कर दिया है हाईलाइट करके। इसके अंदर पब्लिक न्यूसेंस सिंपली इज एन अफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि भाई पब्लिक एट लार्ज अगर अफेक्टिंग हो रही है, ठीक है, या फिर सम कंसिडरेबल पोर्शन, ठीक है, या तो पब्लिक एट लार्ज हो रही है या फिर कुछ पब्लिक का कुछ पोर्शन अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर और ये जो है इट मस्ट इंटरफेरेंस विद द राइट विच मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, जो मेंबर्स हैं, जो भी मतलब पब्लिक जो भी मेंबर्स हैं, उनके राइट्स वगैरह में इंटरफेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो राइट्स ब्रीच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उस चीज को देखा जाएगा। तो इसके अंदर मैं एक चीज बता दूं अभी पब्लिक न्यूसेंस को लेकर। देखिए मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, यहाँ मैंने अपनी गाड़ी ऐसे खड़ी कर दी, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, ये मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। अब लोगों को यहाँ से जो आ रहे हैं वो भी बेचारे दिक्कत हो रही है, और वहाँ भी और एक रास्ता इधर से है, लोगों को बेचारों को इधर से यूँ जाना पड़ रहा है। अब ऐसे में लोगों को टक्कर भी लग रही है, भाई दिक्कत हो रही है, और मैंने अपनी गाड़ी ऐसे खड़ी कर दी। ठीक है, ये मेरी गाड़ी है, अब मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, तो इसके अंदर क्या है कि भाई अब न्यूसेंस देखा जाए, सब लोग बोलेंगे भाई मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, सबके लिए न्यूसेंस हम कह सकते हैं। जितने लोग जो हैं, ये जितने भी बंदे हैं,
ये सब बंदे हैं, जो मैं डॉट डॉट डाल रहा हूँ ये आप वो कर लीजिए, ये लोग हैं जो अपने व्हीकल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से अब एक एग्जांपल ये लीजिए भाई, अब न्यूसेंस तो सबके साथ ही हो रहा है एक तरीके से, लेकिन क्या कोर्ट जाके सब डैमेज क्लेम कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसके अंदर अगर ऐसा हुआ तो एक चीज सोचिए ना, अगर ये सब कोर्ट जाएंगे तो कितने सारे केस बढ़ जाएंगे। मान लीजिए इधर से 50 लोग आ गए और इधर से 50 लोग आ रहे हैं, अगर ये 50 के 50 कोर्ट के अंदर चले गए, ठीक है, अगर ये 50 के 50 कोर्ट के अंदर चले गए तो केस हो गए कोर्ट पे सीधा 100। तो इसमें कोर्ट क्या कंसीडर करेगा? ये हो गए कितने? 100। तो कोर्ट इसके अंदर कंसीडर देखो क्या करके चलेगा मेरे भाई, कोर्ट इसके अंदर कंसीडर ये करके चलेगा कि भाई इसमें सबसे ज्यादा एक्चुअल डैमेज लॉस किसको हुआ है सही में, जिसको सही में लॉस हुआ है, सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन डैमेज क्लेम करेगा। ये मैं बात कर रहा हूं पब्लिक न्यूसेंस की, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा आगे आ जाता है, ये समझ आ गया होपफुली आपको ये वाली चीज, है ना। अब इसके अंदर आगे आ जाता है, act which seriously interference with the health safety वही comfort convenience of public or which tend to degrade public morale have always been considered public nuisance। वही जो मैंने आपको बताई है, अगर पब्लिक एट लार्ज उससे अफेक्ट हो रही है तो वो पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगा। पब्लिक, अब ये पढ़िए देखिए, public nuisance can only be subject of one action, otherwise a party might be ruined by million of suits। वही suits मतलब होता है सिविल केस, मैंने आपको पहले भी बताया था। suits मतलब जहाँ जहाँ ये आएगा मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आपकी रिवीजन, अरे यार, आपकी रिवीजन ताकि होती रहे। एक्चुअली क्या है, मेरे पास ना माउस है तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ बट हो नहीं पाता। अच्छा, तो सूट्स का मतलब आ गया सिविल जो केसेस होते हैं ना उनको, कभी भी क्रिमिनल केसेस को सूट्स नहीं कहा जाता। तो कहीं भी आप सूट समझेंगे तो ये पहनने वाला सूट मत समझ लेना कि कोट पैंट आप समझ लो कि भाई कोट पैंट, नहीं ऐसा नहीं है। मिलियन ऑफ सूट्स मतलब केसेस की बात कर रहे हैं कि सिविल केसेस कितने ज्यादा, अगर सभी एक एक्शन के लिए सब कोर्ट चले जाएंगे न्यूसेंस को लेकर तो ऐसा नहीं है, ठीक है। Further, it would give rise to multiplicity of litigation, resulting in burdening the judicial system। जाहिर सी बात है, जब भाई 100 केस लोग कर देंगे, जो मैंने ऊपर एग्जांपल समझाया था रोड वाला, अगर 100 लोग केस कर देंगे तो कितना ज्यादा बर्डन जुडिशरी के ऊपर पड़ जाएगा, कोर्ट के ऊपर। पब्लिक न्यूसेंस इज नॉट अ टोर्ट, thus does not give rise to civil action, ठीक है। अब जो ये कह रहा, इसलिए जो पब्लिक न्यूसेंस है उसको टोर्ट के अंदर नहीं लाया जा सकता। हालांकि आपको अगर न्यूसेंस है उसके लिए अलग प्रोसीजर है, वो उसके मैं बारे में बात नहीं करूंगा। आप सिविल वाला भी उसमें सीपीसी से भी जा सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन परमिशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें फिर कुछ मतलब इतना डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, जितना आपको मैं बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। वेर इंडिविजुअल में हैव अ पार्ट प्राइवेट राइट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। वही वाली बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी इसके अंदर कि भाई देखिए, पब्लिक न्यूसेंस जो है वो प्राइवेट पर्सन द्वारा कब राइट आ सकता है, कब राइट नहीं आ सकता, ठीक है। उसको ये दिखाना पड़ेगा कि उसको पर्सनल इंजरी हुई है, और वो जो इंजरी हुई है वो काफी ज्यादा इंजरी है एज कंपेयर टू दी अदर पब्लिक, एज कंपेयर टू दी अदर पब्लिक उसको सबसे ज्यादा इंजरी हुई है। हेड डायरेक्टेड, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ इस पर्सन ने कहा ये वाला, हाँ ये चलो मैं एक और बार आपको बना के समझा देता हूँ डायग्राम। इधर से एक मिनट, एक मिनट, इसमें 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 जैसे ये आ गया फॉर एग्जांपल, यहाँ थे हम। अब इसके अंदर देखिए, मान लीजिए ये तो ये रास्ता जा रहा था, मैंने बताया था एक पर्सन ने अपनी गाड़ी ऐसे खड़ी कर दी, ठीक है। ये यहाँ से लोग आ रहे थे, ठीक है, लोग बेचारे जा रहे थे। अब यहाँ से लोगों को दिक्कत आ रही है यहाँ से, ठीक है। एक रास्ता यहाँ से भी जा रहा था, ठीक है, जिसमें से लोग ऐसे जा रहे थे। तो ऐसे में मान लीजिए एक पर्सन का ट्रक आया और वो ट्रक टकर आ गया, ठीक है, वो टकर आ गया, ट्रक टकर आ गया और ट्रक को पर्सनल इंजरी काफी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से एक तो उसका जो माल जा रहा था वो माल नहीं जा पाया, ठीक है, जो माल जा रहा था वो माल नहीं जा पाया, और जो भी वो सामान वगैरह भेज रहा था वो भी सामान वगैरह वो नहीं गया।
1 मिनट रोक लियो। भाभी, मैं इसलिए घर पे नहीं रुकता। और इसको कट कर दियो, इस वाले पार्ट को टाइमिंग देख लियो, ठीक है, उस हिसाब से इस पार्ट को कट कर लियो। तो जो पब्लिक न्यूसेंस के अंदर है, ठीक है, तो इसके अंदर यही है कि भाई मान लीजिए जो ट्रक है इसको हार्म हो जाएगा, तो जब ट्रक को हार्म हो गया तो ये क्या हो गया, ये हो गई भाई एक तो पर्सनल इंजरी हो गई और ये एक हायर डिग्री की इंजरी इस पर्सन को हो गई, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और सच एन इंजरी है, डायरेक्ट इंजरी है, कोई इनडायरेक्ट इंजरी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि भाई कॉन्सिक्वेंटली इंजरीज को कहा जाए। अब इसके अंदर आ जाइए, अगला जो है ह्यूज इफेक्ट, ये वही है कि इंजरी वही ऐसी हो जिससे उस पर ज्यादा इफेक्ट आए, जाहिर सी बात है उसका बेचारे का ट्रक खराब, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया किसी वजह से। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया, हो सकता है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम या कुछ XYZ कुछ भी हम जोड़ सकते हैं, बट वो कोई इलीगली मतलब एक लॉफुली ना हो रहा हो, मतलब वो रेलिवेंट ना हो ऐसी चीज, ठीक है। ये आ गया आपको समझ। अब इसके बाद आ जाओ प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर। अब प्राइवेट न्यूसेंस की अगर बात करें तो प्राइवेट न्यूसेंस वही है, कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस अनलॉफुल एंड इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस विद यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट, मतलब वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, बस इसमें क्या था, इसमें एट पब्लिक लार्ज अफेक्ट हो रही है, और इसके अंदर जो अफेक्ट हो रहा है प्राइवेट न्यूसेंस में कोई सिंगल पर्सन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। बस यही इसका मतलब है, ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं। हाँ, एसेंशियल एलिमेंट्स हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या है क्या क्या नहीं। देखो भाई, एक तो कंटिन्यूस इंटरफेरेंस होना चाहिए, अनलॉफुल इंटरफेरेंस होना चाहिए कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि एक बार ही हुआ और आप बोल दो ये न्यूसेंस है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, पहली चीज है। दूसरी, अनलॉफुल इंटरफेरेंस होना चाहिए, लॉफुली ना हो, ये चीज ध्यान रखिए, यानी कि लॉ से उसको वो काम करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। अगर लॉ से परमिशन है तो आप पढ़ जाएंगे, फिर आप क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा तो आप चले जाएंगे फिर ट्रेसपास के अंदर, आप न्यूसेंस के अंदर क्लेम ना करके आपको ट्रेसपास के अंदर करेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। एंड इंटरफेरेंस विद यूज और एंजॉयमेंट ऑफ आ लैंड, जो इंटरफेरेंस होगा वो किस चीज के लिए होगा, यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड के अगेंस्ट में वो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। डैमेज होंगे, कौन कौन से डैमेजेस है क्या है वो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूस इंटरफेरेंस एक्शन फॉर प्राइवेट न्यूसेंस अराइज व्हेन देयर हैज बीन कंटिन्यूस इंटरफेरेंस। सही बात है, जब भी प्राइवेट न्यूसेंस कब शुरू होगा, वो तभी शुरू होगा जब कंटिन्यू इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस किस चीज के लिए होगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि भाई प्लांटिव जो यूज कर रहा है, लैंड जो एंजॉयमेंट कर रहा है लैंड का, उसके उसमें होगा वो कंटिन्यू इंटरफेरेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यू इंटरफेरेंस चलता जा रहा है उस चीज के, ठीक है। अब ये कैसे वो करेंगे डिफाइन, या कैसे समझेंगे कि भाई कंटिन्यू पीरियड ऑफ टाइम क्या है क्या नहीं है, तो मैं एक सिंपल बता दूं, इसका कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। देर इज नो सेट पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच द इवेंट मस्ट अकर टू अमाउंट ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस, के भाई इस टाइम पे होना चाहिए, इतने से इतने बजे होना चाहिए, क्या ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। बट ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस पे जो भी सराउंडिंग वगैरह है, ठीक है, नेबरहुड में जो भी है, ये उन पे होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जो होंगे केस के, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कंटिन्यू इंटरफेरेंस माना जाए नहीं माना जाए, ठीक है, ये सब उस पे होगा। अब मान लीजिए टेम्परेरी इंटरफेरेंस है कोई, तो उसको न्यूसेंस के अंदर नहीं लाया जाएगा, टेम्परेरी इंटरफेरेंस है। इसका आपको अब लग रहा होगा कि कोई एग्जांपल दे देता हूँ, तो ये केस लो है स्टोन वर्सेस बोल्टन, मैं इसका बता देता हूँ, इसका इसके लो के मतलब इस केस के अंदर क्या हुआ था। देखिए इसके अंदर क्या हुआ था, एक ग्राउंड था, ठीक है, वहां पर क्रिकेट मैच चल रहा था, बैट बॉल खेल रहे थे। तो जब बंदे ने शॉट मारा तो कोई बाहर बंदा खड़ा था, मान लीजिए ए खड़ा था। अब क्या हुआ, सीधा बॉल आके ए को लग गई। अब जब बॉल आके ए को
लग गई तो भाई इसमें क्या हुआ फिर, एक ही वाइफ चली गई क्लेम करने के लिए। अब इसके अंदर ये देखा गया कि भाई ये जो शॉट आया है ये क्या मतलब कंटिन्यू वो था या नहीं था कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू इंटरफेरेंस इसको मानेंगे या कंटिन्यू इंटरफेरेंस इसको नहीं मानेंगे, तो इस चीज को देखा गया है या नहीं है। तो पता लगा कि भाई शॉट वगैरह कभी मतलब खेलते हैं बट ऐसा नहीं है कि भाई कोई इतने लंबे लंबे शॉट मार देगा कि हर बार जाती रहेगी या हर बॉल पे जाती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट ने फिर बोला कि भाई ये तो टेम्परेरी इंटरफेरेंस है, ये वो नहीं है, और हमने अभी पढ़ा है कि टेम्परेरी इंटरफेरेंस न्यूसेंस के अंदर नहीं आता है, वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं केस लो, यही है जो मैंने बताया आपको केस लो, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द प्लेंटिफ वाइल्ड स्टैंडिंग ऑन अ हाईवे वाज इंजर्ड बाय अ क्रिकेट बॉल हिट फ्रॉम द डिफेंडेंट ग्राउंड बट शी कुड नॉट सक्सीड इन हर एक्शन फॉर न्यूसेंस। वही है, वो बाहर खड़ी थी लेडी, ठीक है, उनको आकर क्रिकेट बॉल लगती है, ठीक है, और फिर वो डिफेंडेंट पे जो भी मतलब डिफेंडेंट कह रहा हूँ जिसका ग्राउंड था उसके ऊपर वो क्लेम कर देती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जस्टिस है उन्होंने बोला एंड आइसोलेटेड एक्ट ऑफ हिटिंग अ क्रिकेट बॉल ऑन द रोड कैन नॉट ऑफ कोर्स अमाउंट टू न्यूसेंस, ठीक है। उन्होंने बोला आइसोलेटेड जो एक्ट है ये, यानी कि कभी कभी जो बॉल आ रही है, ठीक है, उसमें फिर कंटिन्यूटी नहीं है, ये टेम्परेरी है, तो इसके अंदर ये न्यूसेंस नहीं बनता। द वेरी वर्ड कनोट सम कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चाहिए, अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर ये नहीं माना जाएगा। न्यूसेंस मस्ट बी स्टेट ऑफ अफेयर आर टेम्परेरी नॉट मेरली आइसोलेटेड हैपनिंग। द अप्रोच ऑफ द कोर्ट अपील, फिर अपील में गए, उसके अंदर जाकर भी कोर्ट ने सेम ही बात बोली है। The action is not the isolated act of hitting a ball into the highway, but rendering of public right of passage dangerous by carrying on a game on the adjacent property. The fact that reached the highway only very occasionally is an evidence to turn वही बातें हैं कि भाई कभी कभी बोला, ये नहीं है कि हर बार ही हाईवे पे बोल जा रही है। हालांकि उन्होंने काफी इसको बात बोली कि भाई लोग गुजर रहे हैं, उनके चोट लग सकती है, ये लग सकती है वो, लेकिन ऐसा कोर्ट ने नहीं पाया। कोर्ट ने पाया कि भाई कभी हो सकता है टेम्परेरी, कभी चली गई बोल, वैसे ज़्यादा टाइम पे नहीं जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इसको न्यूसेंस के अंदर नहीं लिया। ये वही है जो मैंने ऊपर बताया था। अब आ जाइए अनलॉफुल इंटरफेरेंस। तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस क्या है वो भाई, इसके अंदर ये है कि भाई जो अब अनलॉफुल, अब इंटरफेरेंस लॉफुल है अनलॉफुल है वो कैसे है, तो इसके अंदर ये देखा जाएगा कि भाई रीजनेबल है या नहीं है, या फिर लॉ के द्वारा उसको परमिट किया गया है या परमिट उसको नहीं किया गया, इन चीजों को देखा जाएगा अनलॉफुल इंटर, क्योंकि सबसे पहले अनलॉफुल आ गया, यानी कि अगर लॉफुल इंटरफेरेंस है तो न्यूसेंस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, न्यूसेंस के अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर बस जनरली तौर पे ये दैट द अनलॉफुल इंटरफेरेंस ऑफ डिफेंडेंट कंडक्ट इज टू बी फाउंड इन द एलिमेंट ऑफ अनरीजनेबलनेस। अनरीजनेबलनेस ही देखी जाएगी, विच प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई इसका जो इंटरफेरेंस था वो रीजनेबल नहीं था, वो अनरीजनेबल था, ये प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा। द फैक्टर विच कोर्ट्स take into account as an unreasonable or otherwise defendant use of land। ये वही है, कोर्ट कंसिडर करेगा कि भाई मतलब जो रीजनेबलनेस थी या नहीं थी, जो भी डिफेंडेंट के ये मतलब जो भी डिफेंडेंट उसकी लैंड में गया है प्लेंटिफ की। द डिफेंडेंट्स कंडक्ट, अगर अगला पॉइंट देखेंगे, द डिफेंडेंट कैन इन लाइट ऑफ ऑल द सर्कमस्टेंसेस व्हाट द कोर्ट आर रियली कंसीडरिंग। Here is a question of fault, but approach is more flexible than axial. The defendant when in the light of the all circumstances और the court are, ये इसके अंदर वही है, डिफेंडेंट की बस वो देखेगा कि भाई जो डिफेंडेंट की एक तरीके से आप कह सकते हो, मान लीजिए कि भाई उसका कंडक्ट क्या था, ठीक है, कोई लॉफुली था या नहीं था, ठीक है, क्या उसका फॉल्ट रहा है क्या नहीं है, ठीक है, बस कोर्ट वो देखेगा। और जब भी कोर्ट इसके अंदर अपनी जो भी अप्रोच लगाएगा वो फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है, ना कि सिर्फ ये सोचेगा कि भाई नेग्लिजेंस एक्शन है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये अलग ही पॉइंट है, लोकेलिटी वगैरह इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन आपको जनरली बस अनलॉफुल इंटरफेरेंस के बारे में समझना है, ठीक है। एरिया इन विच दे कैरी, वही है जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मैटर करता है कि भाई बनता है या नहीं बनता, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस भी फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बनता है या
नहीं बनता है, वो जो न्यूसेंस का जो हमने ऊपर देखा था। इसके अंदर लोकेलिटी कह रहा है, ये वही कह रहा है कि डिफेंडेंट की जो एक्टिविटी है क्या वो न्यूसेंस है या नहीं है, वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। तो सिंपल सी वही बात है कि भाई फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से है। तो इसके अंदर एक केस भी का रेफरेंस दे रखा है, उसके अंदर भी बता रखा है कि भाई वो होगा या नहीं होगा। चलिए इसके अंदर एक केस लो कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए, मैं केस लो के बारे में आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए इस केस लो के अंदर क्या हुआ था, एक पर्सन का घर था, ठीक है। उसका घर, एक बंदा जो था वो जो अपने लैंड के अंदर वो सिल्वर फॉक्सेस रखता था, ठीक है, लोमड़ी वगैरह रखता था, ठीक है। तो उस पर्सन को इस बारे में पता था कि भाई अगर मैं गोली वगैरह चलाऊंगा तो इसमें जो ये सिल्वर फॉक्सेस हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगी और वो, ठीक है, और जबकि वो ब्रीडिंग हैबिट में थी, उसको ये था कि भाई अगर मैं गोली वगैरह चलाऊंगा तो वो डर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो सिल्वर फॉक्सेस है तो जो इनके बच्चे हैं ये इनको ही खा जाएंगी डर के मारे, ठीक है। उसको ये चीज़ पता थी, तो उस पर्सन ने फिर भी गोली यहाँ चलाई, ठीक है। तो इसमें जब कोर्ट में मैटर गया तो कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने पाया कि भाई ये सारा जो है ये जानबूझ के किया गया काम है, तो कोर्ट ने इसको न्यूसेंस माना। अब आइए केस लो एक बार देख लेते हैं। डिफेंडेंट वाज लायबल इन द न्यूसेंस व्हेन डेलिबरेटली, उसने ये फायर्ड करे थे, जो गन शॉट्स थे वो फायर डेलिबरेटली करे थे। न्यूसेंस मैन डेलिबरेटली फायर गन्स क्लोज टू द बाउंड्री विद हिज नेबर्स लैंड वेयर सिल्वर फॉक्सेस वर कैप्ड, जहाँ पे सिल्वर फॉक्सेस थी अपने नेबर की जो बाउंड्रीज है उसके पास उसने फायर वगैरह करा। So interfering with their breeding habit. So as they are nervous animal and likely to eat their young if frightened, मतलब अगर वो डर जाएंगी तो वो उनको खा जाएंगी। It appears that here the court was prepared to accept that what might otherwise have been lawful act on defendants on land has become a nuisance because of malice involved all other। ये वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि भाई कोर्ट को लगता है कि भाई ये जानबूझ के किया गया सारा काम है, इसलिए ये रेलिवेंट फैक्ट है और इसलिए ये कोर्ट ने वो माना कि भाई ये न्यूसेंस है। अब एक दिलेवर लिमिटेड केस देख लेते हैं एक बार। The respondent was on a travel in the footpath of the highway. The route of the tree was cracked in the never transfer of the after crack, but the data was hardly entitled to the expanded इसके अंदर वही है, ये मैं आपको ज़्यादा ब्रॉड में आगे बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर वही है कि भाई रिस्पोंडेंट जो है वो ओनर था, ठीक है, उसने एक ट्री जो था वो उगाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जब ट्री वो बढ़ा तो उसकी जो रूट्स होती हैं ट्री की, ठीक है, वो जो नेबर की बिल्डिंग है, मान लीजिए आप अपने घर में आपने पेड़ उगाया, ठीक है, आपकी जो जड़ें, आप जड़ें बढ़ती हैं पेड़ की, तो वो बढ़ बढ़ के आपकी जो पड़ोस में बंदा है उसकी बिल्डिंग को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, उसकी बिल्डिंग को वो नुकसान पहुंचा रही है, तो ये न्यूसेंस बनता है जनरली तौर पर, ठीक है। ये आप डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं, बट इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस, आपने जब आपके उसके घर में क्रैक आ गया, उसके बिल्डिंग पे क्रैक आ गया, तो वही जाहिर सी बात है आपने न्यूसेंस कर दिया, तो आपको इसके लिए फिर जो भी डैमेजेस वगैरह वो आपको देने पड़ेंगे। इस केस लॉ के अंदर यही बात कह रहा है ये, ठीक है। अब आ जाइए इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस, जो अभी मैं ऊपर कह रहा था कि इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस भी होगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिव यूज ऑफ लैंड भी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होना चाहिए जो भी इंटरफेरेंस वगैरह हो रहा है। न्यूसेंस फ्रॉम ट्रेसपास, अ पर्सन कैन ब्रिंग एन एक्शन फॉर डैमेज कॉज टू प्रॉपर्टी बाय हैंगिंग ब्रांच ऑफ ट्री ऑन द नेबर्स लैंड ऑन बाय इट्स रूट। देखिए इसके अंदर सिंपल वही है, मान लीजिए ये मेरा घर है और ये घर है आपका, बिल्कुल, ठीक है, ये घर है आपका, हम दोनों का बिल्कुल लगा हुआ घर है। अब मैंने अपने यहाँ पे एक पेड़ उगा दिया, ठीक है, इस जगह पे एक पेड़ ट्री उगा दिया। अब हुआ क्या, जब इसकी रूट्स बढ़ी धीरे धीरे, ठीक है, इसकी टहनियाँ, रूट्स छोड़िए टहनियाँ, तो टहनियाँ आपके एरिया में चली गई अब, ठीक है, ये जो चली गई, अब मेरे को एक हिसाब से क्या करना है भाई, इस पेड़ को इस तरह से, मतलब ये टहनियाँ काट के, ताकि ये मेरे घर तक ही
सीमित रहे। ऐसे करना है कि ये मेरे घर तक ही सीमित रहे। ठीक है, बट अब इसमें क्या हुआ, जो टहनियाँ है वो आपके लैंड पे जा रही हैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं आपको इससे दिक्कत होगी। तो मैं ये न्यूसेंस कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, बट इनडायरेक्ट आपके यहाँ न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये बात वही कर रहा है। आगे और भी बात है, वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। द रिक्वायरमेंट दैट द इंटरफेरेंस विद द प्लांटिव्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड भी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया। डायरेक्ट हो गया तो फिर ट्रेस पास के अंदर चला जाएगा। अ पर्सन कैन ब्रिंग एन एक्शन फॉर डैमेज कॉज टू हिज प्रॉपर्टी बाय ओवरहैंगिंग ब्रांचेस ऑफ ट्री ऑन हिज नेबर लैंड और बाय इट्स रूट। ठीक है, अब भाई ये जो जा रही हैं, ठीक है, या तो इसकी रूट्स जा रही हैं पेड़ की, ठीक है, ये मान लीजिए, पता नहीं बढ़िया बनेगा या नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये जो पेड़ है इसकी ब्रांचेस मान लीजिए, या तो ब्रांचेस आपके लैंड में चली गई, ये आपका इधर घर है, या तो आपके उसमें चली गई ब्रांचेस, या फिर ये इसकी जो टहनियाँ हैं वो आपके घर में जा रही हैं। ठीक है, ये वही बात कह रहा है। ठीक है, नो दे वर ड्रोन बिटवीन ट्री एंड वर प्लांटेड, और ऐसा कोई भी ये नहीं है, आपके लिए ये डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई, जबकि आप कह सकते हो कि भाई ये तो नेचुरली बढ़ रहा है, ये हम नहीं बढ़ा रही, अपने आप बढ़ रहा है, नेचुरली बढ़ रहा है, बट ये कोई ग्राउंड नहीं है, चाहे आपने खुद लगाया है या आपके लैंड पे वो अपने आप उग गया है। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी आपकी बनेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ हमने नहीं करी या हमारी वजह से नहीं हुआ, ऐसा कोई भी डिफेंस आप नहीं ले सकते। तो ये बात वही कह रहा, नो डिस्टिंक्शन वर ड्रॉन बिटवीन ट्रीज दैट वर प्लांटेड एंड दोज दैट वर सेल्फ शोन एंड इट वाज नो डिफेंस टू से दैट द डैमेज वाज कॉज्ड बाय नेचुरल ग्रोथ। ये आप नहीं, द ओनर ऑफ अ ट्री विच ओवरहैंग द नेबर्स लैंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू गो द लेटर्स लैंड इन टू गैदर द फ्रूट और फैल। हाँ, आप ये भी नहीं कर सकते, मान लीजिए आपका कोई फ्रूट का आपने वो लगाया, अब जो टहनियाँ हैं इसके उस पे जा रही हैं लैंड पे, ठीक है, इसके लैंड पे जा रही हैं, तो कल आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो टहनियाँ गई हैं, आप ये नहीं कह सकते इधर से आप आओगे और कहोगे भाई वो मेरे को फ्रूट उतारने हैं तुम्हारी टहनियों से, मतलब तुम्हारे यहाँ जो मेरा पेड़ आ रहा है मुझे फ्रूट देना है, मेरे को फ्रूट दो, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। ठीक है, which were not extreme आदि ये हो गया, that the owner of a tree which overhang the neighbor land is no entitled to go on the latter's land in order to gather the fruits that fall there from neighbor's branch, या उसके लैंड पे गिरा हो या फिर वहाँ हो, वो आप जाके क्लेम नहीं कर सकते। द पर्सन एग्रीड कैन हिमसेल्फ कट ऑफ द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस एंड द न्यूसेंस विद। इसमें वही कहा, अगर वो पर्सन, हालांकि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर वो पर्सन चाहे तो खुद भी उसको ब्रांचेस वगैरह को काट सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर उस पर्सन को ये देखना है कि भाई उसको हार्म वगैरह इस चीज से हो या ना हो, ये चीजें वो पर्सन देखेगा, तभी जाके ये चीजें कंफर्म होंगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब आ जाओ ओवरहैंगिंग ब्रांचेस, इसी का ये पार्ट है, मैं बताता हूँ। दैट द डिफेंडेंट वर द ओनर एंड ऑक्यूपायर ऑफ फार्म adjoining which there was a public road on the farm and growing on the grass near the road was an oak tree of considerable and sustainable branch which going on right angle toward the road for about 2 feet before turning। अच्छा, इसके अंदर देखिए क्या है, जी ड्राइवर फ्रिक्वेंटली ना, बाहर बारिश हो रही है, तो अगर आपको थोड़ी बाहर की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो बारिश है वो अभी शुरू हो गई है। तो इसके अंदर देखिए, मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ। देखिए क्या हुआ था, एक मतलब एक बंदे ने लैंड परचेज करा, ठीक है, ये मान लीजिए लैंड है, ठीक है, इसका फार्म था अपना, ठीक है, इससे पेड़ की कुछ ब्रांचेस भी रोडों के ऊपर जा रही थी, ठीक है, अब ब्रांचेस जा रही थी और यहाँ से एक हाईवे निकल रहा था, ठीक है, ये मान लीजिए ये हाईवे निकल रहा है, ठीक है। अब ना तो अथॉरिटी को इस बारे में नॉलेज थी कि भाई ऐसी कोई भी मतलब ओवरहैंगिंग ब्रांचेस जा रही हैं, ना ही जिसने लैंड खरीदा था अभी उसको भी नहीं पता था। अब यहाँ से क्या हुआ, एक पर्सन का ट्रक गुजर रहा था, तो इसकी वजह से उसको हार्म हो गया ट्रक वाले को, और उसने क्लेम कर दिया। कुछ भी एक्सीडेंट हो गया या टक्कर आ गया है कुछ भी, बट उसको लॉस काफी ज्यादा हो गया तो उसने क्लेम कर दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब कोर्ट के अंदर ये मामला गया तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो था ये तो किसी को नॉलेज ही नहीं थी इस चीज के बारे में कि ऐसी ओवर
भी कुछ चीज हो रही है, तो कोर्ट ने फिर इसको न्यूसेंस मानने से मना कर दिया था और क्लेम देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ओवर हैंगिंग ब्रांचेस का ये है। लेकिन हाँ, अगर उस बंदे को नॉलेज होती या 2-3 बार उस पर्सन और डिफेंडेंट उसको कहता, उसको प्लेंटिव डिफेंडेंट को कहता कि भाई ये आपने जो खरीदा है घर, ये जो फार्म खरीदा है, इसकी जो वो आप देखिए ये बाहर निकल रही है, ओक ट्री वहां जो था, तो अगर ऐसे में वो मान लेते और उसको सही करवा देते, या सही नहीं करवाते, अगर वो सही नहीं करवाते तो फिर वो क्लेम कर सकते थे। लेकिन ना तो यहाँ तो अथॉरिटी जो थी, हाईवे अथॉरिटी, उसको नहीं पता था इस बारे में, ना ही उसको पता था डिफेंडेंट को। तो ऐसे में फिर ये क्लेम करने से कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। अब इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। ऑन द फार्म एंड ग्रोइंग ऑन grasses one near the road was an oak tree of considerable age, one substantial branch of which one going at the right angle toward the road from about 2 feet from the turning straight upward. The oak had grown before the defendant came to own and occupy the farm. Neither defendant nor the highway authorities nor the plaintiff's driver who frequently passed along the road had considered the branch to be hazard. जबकि वो frequently आ रहा था, यानी कि वो पर्सन कंटिन्यू आ जा रहा है, ठीक है, फिर भी उसको ब्रांचेस वगैरह हैजर्ड नहीं लगी, क्योंकि अगर उसको लगती तो भाई वो उसको बोलता भी कि भाई आपका वो, या हाईवे अथॉरिटी को कंप्लेंट करता कि भाई वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ ऐसे चांसेस हैं, तो इसकी टेक केयर करके चलो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। A lorry belonging to the plaintiff and carrying a high load of packing cases where they began driving along the road at night by driver who pulled into his near side to allow another lorry coming of the, ये बाकी फैक्ट आप पढ़ लेना, बट ये जनरली इस पे आता है। It was held that the plaintiff claim failed as also the overshading branch was nuisance. The defendant could not presume to know the nuisance, could not held liable for continuing it. तो जाहिर सी बात वही है भाई, प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को इस बारे में पता नहीं था, तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई न्यूसेंस के बारे में उसको डिफेंडेंट को पता था, इसलिए क्लेम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पता होता तो फिर क्लेम आपका बन सकता था, आप क्लेम कर सकते थे। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे, एंड इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड राइट ऑफ द वे अदर प्रॉफिट। ये वही बात है जो मैंने आपको इंटरफेरेंस के रिगार्ड में बताया, यूज ऑफ लैंड के बारे में, ठीक है, जितना कोई वो नहीं है। प्रूफ ऑफ डैमेज इज यूजुअल नेसेसरी। जाहिर सी बात है, अगर आपको डैमेज हुआ है तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, जो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। अगर आपको डैमेज हुआ आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं दे रहे हो डैमेज का तो आप फिर क्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको डैमेज नहीं हुआ तो वो कोर्ट उसको न्यूसेंस मानेगा ही नहीं। In order to succeed in nuisance, the plaintiff must prove damage suffered private is not actionable for the exception. वही बात है, ठीक है। Who can sue in a private nuisance? प्राइवेट न्यूसेंस में sue मतलब होता है केस, sue मतलब हो गया केस करना, और सूट हो गया सिविल केस, क्रिमिनल केस नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। Private nuisance protects anyone who has use or enjoyment of the affected property if the plaintiff complains personal injury he has provided anyone who। यार देखो, सिंपल सी बात है, कौन पर्सन क्लेम कर सकता है? जिस भी पर्सन का राइट ब्रीच होगा, ठीक है, जिस पर्सन को इंजरी होगी वो पर्सन क्लेम कर सकता है, सिंपल। जिस, जाहिर सी बात है यार, अगर चोट मेरे को लगी तो क्लेम तो मैं ही करूंगा ना भाई, ठीक है। तो कौन पर्सन प्राइवेट न्यूसेंस कर सकता है? जिसकी भी पर्सनल इंजरी हुई है, ठीक है, वो कोई भी पर्सन हो, अगर उसको हुई है तो वो कर सकता है, लेकिन उसका राइट होना चाहिए उस पर, ठीक है, उस लैंड पर, उस जगह पर उसका राइट होना चाहिए, वो तभी क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं, मतलब मैं तो नहीं, कोई पर्सन चोरी किसी के लैंड में करने गया और उसका पेड़ से टकरा गया, वो पेड़ के ब्रांचेस से अदर पर्सन की आ रही थी, वो उससे टकरा गया और उसके चोट लग गई, कल वो कोर्ट चला गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपके पास राइट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पर, उस लैंड के रिगार्ड में। Anyone who owns right over or in connection with that land may also bring an action for nuisance। जिसका भी राइट उस पर बनता है वो पर्सन क्लेम कर सकता है। अब आ जाइए डिफेंस के बारे में। मान लीजिए न्यूसेंस आप पे क्लेम कर दिया गया कि भैया आपने न्यूसेंस करा है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? आप इसके में क्लेम करोगे कि भाई नहीं, आप डिफेंस तो दोगे कुछ ना कुछ, और लॉयर बहुत बढ़िया दिमाग चलाते हैं इसके अंदर डिफेंस देने में।
तो ऐसे में डिफेंस क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, तो डिफेंस सबसे पहला आएगा प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या, देखिए मान लीजिए आपने सुना भी होगा कि भाई किसी, मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है, ये है आपका घर, ये आपका घर है, ये मेरा घर है, ठीक है। यहाँ से एक, ये आपके घर का एक गेट ये है और एक गेट ये है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को 20 साल हो गए, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, आता जाता यहीं से ही हूँ। अब क्या हुआ, जब मैं आ जा यहीं रहा हूँ मेरे को 20 साल से, अबे यार, मेरे को 20 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है, 20 साल से ज्यादा हो गए। तो इसमें अगर वो पर्सन, अब मान लीजिए 22वें साल कोर्ट जाके ये कहता है कि भाई ये तो मेरे घर में आ जा रहा है, हालांकि एक ट्रेसपास का आ जाएगा, चलिए एग्जांपल रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए भाई, जैसे ब्रांचेस ले लेते हैं, या ब्रांचेस नहीं, हाँ, एक एग्जांपल है, मैं वो दे देता हूँ, आपको सुटेबल रहेगा, आप पढ़ भी लोगे ना उसको। देखिए क्या होता है भाई, मेरा काम है कन्फेक्शनरी का, मैं केक वगैरह बनाता हूँ, बेकरी का काम करता हूँ, ठीक है। तो मेरे यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जिनसे हीट वगैरह निकलती है, आवाज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं ये काम पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। आपका इधर लैंड है, ठीक है। अब आपने क्या काम करा, आप बन गए डॉक्टर और आपने एक खोल लिया अपना क्लिनिक। अब जब आपने क्लिनिक खोल लिया तो आपको डेली आवाज आने लग गई यहाँ से, ठीक है, मशीनें चलने की, तो इससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। अब मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, आप चले गए कोर्ट में, आप चले गए कोर्ट में, आपने बोला भाई वो 20 साल से, मतलब वो बंदा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। कोर्ट ने मेरे को बुलाया, कोर्ट ने बोला हाँ भाई ये तुमने क्या बेकरी बेकरी का काम खोल रखा है, यहाँ पर मशीनें शोर कर रही हैं, हमारे डॉक्टर साहब को दिक्कत हो रही है। तो मैं बताऊंगा जनाब ये तो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं कोई नया काम थोड़ी कर रहा हूँ। तो अगर मैं 20 साल से कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर फिर राइट आ जाएगा, मैं डिफेंस ले सकता हूँ कि न्यूसेंस के अंदर। तो इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इफ न्यूसेंस हैज बीन कंटिन्यूड फॉर 20 ईयर, अब मैं मशीनें तो 20 साल से चला रहा हूँ, तो डेली न्यूसेंस एक तरीके से हो ही रहा था, कंटिन्यू भी है, जाहिर सी बात है, लेकिन मेरे को 20 साल हो गए। अब 20 साल में जब भैया तुमने कोई भी, डॉक्टर साहब जो ये थे इन्होंने 20 साल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, तो अब एकदम से ऑब्जेक्शन नहीं बनता। हालांकि लेकिन अगर पोल्यूशन बढ़ गया है या कुछ हो गया है, मान लीजिए हीट बहुत ज्यादा कर रहा है, जिससे, जो एक एग्जांपल है ताजमहल का, वहां से सारी फैक्ट्रीज वगैरह हटानी पड़ गई क्योंकि उसके मार्बल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। तो इस सिनेरियो में देखा जाएगा तो वो ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन मैं एक केस लो, पुराना केस लो आपको बता रहा हूँ। आज के टाइम में हो सकता है कोर्ट अलाउ कर दे या बोल दे हाँ भाई चलो हटाओ, लेकिन 20 साल का वो डिफेंस लेगा, ठीक है। लेकिन उसमें फिर 10 चीजें देखी जाएगी, उतना डेप्थ में मत जाओ आप, फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर है कि भाई अब जो है, मैं इसके अंदर ये डिफेंस ले लूंगा, तो इसके अंदर ये कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन डिफेंडेंट विल एस्केप लायबिलिटी बाय प्लीडिंग अ प्रिस्क्रिप्टिव राइट टू कमिट द न्यूसेंस। तो वो क्या देगा, भैया मेरे पे राइट है, मैं 20 साल से कर रहा हूँ। अब 20 साल कब से जोड़े जाएंगे, 20 साल तब से जोड़े जाएंगे जब से प्लांटिफ की नज़र में, यानी कि वो जो डॉक्टर साहब थे, प्लांटिफ यानी कि डॉक्टर साहब के पता लग गया था कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब को आवाज डेली आ रही है, जब से उस दिन से ये 20 साल का पीरियड लगना शुरू होएगा, जिस दिन से इस चीज की नॉलेज उनको हो गई है। द 20 ईयर इज काउंटेड फ्रॉम द टाइम दैट द प्लांटिफ बिकम अवेयर ऑफ द न्यूसेंस, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब इसके अंदर आइए केस लो देख लेते हैं। स्ट्रज और ब्राइडमैन का एक केस है, इन विच, ये वही है जो मैंने ऊपर बताया था, बट इसको पढ़ लेते हैं। In which defendant had operated a confectionery manufacturing business for more than 20 years. When the plaintiff, a doctor, built a new set of consultative
rooms in his garden immediately adjacent to the building which house sweet making machinery. The plaintiff then complained of nuisance from the noisy machinery, brought a successful legal action against our defendant. The court decided on the fact that there was no nuisance until the container was built, and that 20 years began to run from the date, so defense of prescription was not available. ठीक है, तो इसके अंदर ये है, अगर उनको 20 साल से ज़्यादा हो गया तो वो क्लेम कर सकते, लेकिन अगर 20 साल से कम अगर टाइम होता तो वो क्लेम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसके अंदर अब आ जाइए नेक्स्ट में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। देखिए स्टैट्यूटरी का मतलब होता है स्टैट्यूट, यानी कि लॉ किससे आपको, जो भी हमारे स्टैट्यूट वगैरह होते हैं, जो भी हमारे लॉ हैं, उनके द्वारा अगर आपको अथॉरिटी है, आपको परमिशन है काम करने की, तो आप क्लेम कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रोड पर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, वहाँ मशीनें चल रही है, तेज तेज आवाज़, डेली काम चल रहा है, डेली तेज तेज आवाज़ आपको आ रही है, ये आपका घर है, आपको दिक्कत हो रही है, आप कोर्ट में गए, आप क्लेम कर रहे हो, लेकिन यार ये तो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ठीक है, तो ये तो काम होगा। इसमें आप ये भी कह सकते हो डेली आ जाता है, मशीनें चलाते हैं, डेली यही काम कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर माना जाएगा कि भाई इसके अंदर ये माना जाएगा कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है, बाय स्टैट्यूट इनको पावर है काम करने की, ये काम कर रहे हैं, ये न्यूसेंस के अंदर नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब रोड बनेगी, मशीनें चलेंगी, 10 तरीके की मशीनें चलेंगी, तो उससे आवाज़ आएगा, तो वही देखा जाएगा। बाकी अदर भी एग्जाम्पल्स अगर आप लेना चाहो, बस उसके अंदर लॉफुल आपको अथॉरिटी वो काम करने की होनी चाहिए, लॉफुल आप ऑथराइज हो, यही इसके अंदर है। अब रेमेडीज में आ जाओ भाई, रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकती। अब देखिए एक जनरल तौर पे, अब रेमेडीज आप क्या क्या ले सकते हो। एक हो गया अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है, देखिए मेरा घर है, मेरा यहाँ पेड़ लग रहा है, कुछ टहनियाँ आपके एरिया में जा रही हैं मेरे पेड़ की, ये हो गया आपका घर। आपके घर में मेरे पेड़ की कुछ टहनियाँ जा रही हैं, तो मैंने खुद, तो आपने खुद से ही आए और ये टहनियाँ यहाँ से काट दी, टहनियाँ यहाँ से आपने काट दी, तो आपने खुद ही जो न्यूसेंस था उसको एंड कर दिया, उसको खत्म कर दिया, ये न्यूसेंस आपने खुद, तो इसको बोलते हैं अबेटमेंट। एक रेमेडी तो आपने खुद ही ले ली अबेटमेंट की, ठीक है। अब इसको देखिए, इसके अंदर टू abate a nuisance is to remove to put to end. Thus, anyone may remove obstacle placed on a public highway, such as to enable him to pass along the highway, but the most to और इंजरी इनेबल टू। पर हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपको ये काटोगे इसमें आपको इंजरी वगैरह ना हो, आपको अगर ये लगता है कि आपको इंजरी वगैरह या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इसको इजीली यहाँ से काट सकते हैं। ये इसमें ये हाईवे का एग्जांपल दिया है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर, हालांकि ये केस लॉ के अंदर हाईवे का, चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। इफ सच इज नॉट टू इनेबल हिम टू पास अलोंग द हाईवे, बट ही मस्ट डू नॉट मोर एनर्जी देन इज इनेबल टू पास अलोंग द हाईवे। वही है, आप हाईवे से जा रहे हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिख गया है, आपको ये है कि मैं इसको इजिली हटा दूंगा जिससे न्यूसेंस खत्म हो जाएगा, तो आपने फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई पत्थर पड़ा है या कुछ भी XYZ, आपने वो इजिली हटा दिया, किसी की गाड़ी है आपने उसको साइड में कर दिया गाड़ी को, तो इससे क्या है, बट आपको हार्म वगैरह ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट ही मस्ट डू नो मोर इंजरी देन इज नेसेसरी टू इनेबल हिम पास अलोंग विद, है ना, ठीक है। लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे इस एक्ट से ज़्यादा इंजरी नहीं होगी, बल्कि न्यूसेंस खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में वो हटा सकता है, जिसको सेल्फ हेल्प भी बोला जाता है। बट लेस हार्मफुल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेगा, ठीक है। इट हैज नोट इन जनरल दैट द लॉ डज नॉट फेवर इमीडिएट बाय पर्सन, बट इफ सेम इज प्रेजेंटेड टू सर्व विदाउट डेंजर ऑफ लाइफ। इसके अंदर ये कह रहा है, हालांकि लॉफुली आपको परमिशन, इसकी द लॉ डज नॉट फेवर, लॉ इस चीज का फेवर नहीं करता कि भाई आप इस चीज की, मतलब ये रिमूवल वगैरह करो, जो बताया है कि आप पेड़ की टहनी काटने लग जाओ या हाईवे से वो हटा दो, आप लॉ इस चीज का फेवर नहीं करता। लेकिन अगर सर्विस जो आप काम कर रहे हो वो एक शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, डेंजरस लाइफ किसी को भी ना होए, ठीक है, बिना उस लैंड पे जाए हुए, आपको जो मैंने यहाँ एग्जांपल बताया था आपको, ठीक है,
ये पेड़ वाला के पेड़ की टहनियाँ आपने काट दी, तो आपको इसके लैंड में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ना ही डेंजर रहा आपकी लाइफ के लिए, इसकी लाइफ के लिए, ना ही कोई ज़्यादा हार्म होगा, मतलब हार्म नहीं होगा, लेस हार्म है, ठीक है। तो ऐसे में आप इसको काट सकते हैं। तो इसके अंदर ये वही बात कह रहा है, a person has a right to love the branch of the tree of his neighbor which are overhanging. The branch may have been overhanging over a long time, but no is meant right of the nature. कार्ड ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। अब डैमेजेस में आ जाओ भैया, आप डैमेजेस क्लेम जो करोगे तो आप बताओगे कि भाई मेरे को इतने पैसे दिए हैं, जो कोर्ट है वो आपके डैमेजेस वगैरह फिक्स करेगा, जो भी अथॉरिटी है, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे, जो भी स्टैट्यूट वगैरह है उनके हिसाब से, लॉ जो है कि भाई डैमेजेस कैसे लगाने कैसे नहीं लगाने, कौन सफ़र हुआ है कौन नहीं हुआ है, उस हिसाब से कोर्ट उसको वो करेगा डिसाइड, और आपको डैमेजेस दिलाएगा। एक है इंजंक्शन, इसका मैंने कुछ हालांकि इसमें लिखा नहीं है, वो रीज़न ये इंजंक्शन क्या होता है देखिए। इंजंक्शन दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट होता है और एक टेम्परेरी होता है। इंजेक्शन होता है जब कोई भी काम गलत तरीके से हो रहा हो, ठीक है, तो आप उस पर इंजंक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन लाउड म्यूजिक चला रहा है अपने घर में, आपका घर है इधर, ये लाउड म्यूजिक चला रहा है जिससे आपको दिक्कत हो रही है, ये पर्सन रुक ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, ठीक है, आपने अब केस डाल दिया, बट आपको यह है कि केस तो डाल दिया, पर ये अभी, क्योंकि केस एक दिन में तो होगा नहीं डिसीजन, टाइम लगेगा, बट ये पर्सन डेली कुछ ना कुछ म्यूजिक चलाया जा रहा है, कुछ ना कुछ म्यूजिक चलाया जा रहा है। तो अब आपने केस डाल दिया, अब जो केस आपने डाला है तो आपको भाई कोर्ट को भी तो कहना पड़ेगा जनाब पहले इसको रोक तो लो, ये जो डेली इतनी लाउड स्पीकर उसमें चला रहा है, तो इसके लिए आपको जो है वो आप इंजंक्शन टेम्परेरी लगवाओगे। परमानेंट बाद में कोर्ट लगाए या ना, वो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन आप टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में बोलोगे तो इंजंक्शन एक तरीके से कोर्ट इसको रोक देगा कि भाई रुक जा, भी तू गाने वाने नहीं चलाएगा जब तक केस चलेगा। तो ये हो गया टेम्परेरी, बाद में फिर कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा, अगर कोर्ट कह देगा कि भाई तू चलाएगा ही नहीं गाने, ठीक है, तो इसमें मतलब कंटिन्यू गाने नहीं चलाएगा, कभी पार्टी या शादी ब्याह कुछ हो वहाँ चला सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं चलाएगा, तो इसमें लग जाएगा इस पर परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन। टेम्परेरी मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, तो आप इसमें इंजंक्शन भी लगा सकते हो। तो यही सब कुछ है न्यूसेंस के अंदर। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हुई हो। एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मतलब लगभग 1 घंटे के ऊपर ये वीडियो जा चुकी है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई न्यूसेंस फ्रेंच वर्ड लिया गया है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। फिर मैंने सबसे पहले आपको इधर बताया था जो भी मतलब न्यूसेंस क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसका क्या मतलब होता है, वो सब चीज़ें। तो इसके अंदर हमने मीनिंग वगैरह देखे थे, एग्जांपल लिए थे कि नॉइज, वाइब्रेशन, हीट, स्मोक, स्मेल वगैरह के एग्जांपल्स कुछ लिए थे कि इनसे वो हो सकता है। इंटरफेरेंस आपके कंफर्ट में होता है। फिर हमने जो स्टीवंस है इन भाई साहब की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि भाई वही न्यूसेंस से जो कुछ भी आप कर रहे हो जिसकी वजह से हर्ट हो रहा है और अनाउंस हो रहा है किसी पर्सन की लैंड पर, तो वो सब न्यूसेंस में। एसेंशियल रॉन्गफुल एक्ट बताया था मैंने, एग्जांपल दिया था कि भाई जब तक रॉन्गफुल एक्ट नहीं होगा तब तक माना नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है रॉन्गफुल एक्ट होगा तभी वो होगा, ठीक है, प्राइम ऑफ ऐसा ही रॉन्गफुल लगना चाहिए, ठीक है। डैमेज जो भी हुआ है, फिर एक्चुअल डैमेज क्या लॉस हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोर्ट ये देखेगा कि भाई इसको लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, क्या मिनिमल या फिर कम डैमेज तो नहीं है, कोर्ट ये सब चीज़ें देखेगा। फिर हमने केस लो पढ़ा था उषा बहन भाग्य लक्ष्मी का, जय संतोषी माँ मूवी वाला जिसके अंदर कोर्ट ने मना कर दिया था न्यूसेंस मानने से, उनको क्लेम देने से। अब इसके अंदर टाइप ऑफ न्यूसेंस थे, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस वो होता है कि जिसमें पब्लिक एट लार्ज न्यूसेंस की वजह से अफेक्ट हो रही है या कोई पर्टिकुलर पर्सन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिए थे इसके अंदर, ठीक है। अब रूम बाय, अब ये भी मैंने बताया था कि भाई सब केस नहीं डाल सकते, अगर सभी उसमें देखा जाएगा कि भाई मोर और पर्सनल इंजरी किसको हुई है उसी के हिसाब से ये सब वो करेंगे। अब ऐसे प्राइवेट न्यूसेंस का था, प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है, ठीक है, जिसमें कोई पर्सन पर्टिकुलर अफेक्ट होता है उसके अंदर, ठीक है, उसको प्रूफ देना पड़ेगा। फिर हम एसेंशियल्स पे आए थे, कंटिन्यूस इंटर, अनलॉफुल, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस, ये सारे हमने पॉइंट करे थे कि कंटिन्यू इंटरफेरेंस
होना चाहिए, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है फिक्स कोई। ठीक है, स्टोन बोल्टन का हमने क्रिकेट बॉल वाला केस लो पढ़ा था, जिसके अंदर वही था कि भाई बॉल लग गई थी, उसने क्लेम करा तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये डायरेक्ट नहीं है, कि डायरेक्ट आके बॉल लग रही है, ऐसा नहीं है। अनलॉफुल इंटरफेरेंस होना चाहिए, कोई लॉफुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीजनेबल इंटरफेरेंस ना हो, रीजनेबल इंटरफेरेंस हो पर्सन की लैंड में, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लोकेलिटी हमने पढ़ी थी कि भाई मतलब वो ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड रहता है एरिया और वो, कि भाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर हमने हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स फार्म वाला केस पढ़ा था कि भाई सिल्वर फॉक्स थी, उस बंदे ने नियर बाउंड्री पे गोली वगैरह चलाई थी जिससे वो डर गई थी, तो कोर्ट ने इसको कंसिडर करा था न्यूसेंस। और इसके बाद हमने ये डिलीवर लिमिटेड वाला केस पढ़ा था, वही कि भाई जो क्रैक हो गई थी, उसकी बिल्डिंग में क्रैक आ गए थे पर्सन की पेड़ की वजह से। और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस वही होता है कि डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा। ये ब्रांचेस और वगैरह का हमने एग्जांपल दिया था। ठीक है, ओवर हैंगिंग ब्रांचेस वही है कि पेड़ के ऊपर से ब्रांचेस वगैरह जा रही हैं। और हमने ऊपर ये भी पढ़ा था इसके अंदर कि भाई जो वो है, कब उसको माना जाएगा कि भाई आप डिफेंस नहीं ले सकते कि नेचुरली बढ़ रहा, हम तो बढ़ा नहीं रहे, ऐसा किसी भी तरह का आप डिफेंस नहीं ले सकते हो। इंटरफेरेंस विद यूज और इंजॉयमेंट ऑफ द लैंड के बारे में बात करी थी कि भाई जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, वो यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड के रिगार्ड में इंटरफेरेंस होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। प्रूफ ऑफ डैमेज आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सफर है या नहीं है। कौन पर्सन क्लेम कर सकता है, वो मैंने बताया था कि कोई भी जिसको पर्सनल इंजरी हुई है वो कर सकता है, और जिसका राइट उस प्रॉपर्टी पर है उस पर्सन द्वारा। डिफेंस में प्रिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है ये भी, कि भाई 20 साल तक आप कंटिन्यू न्यूसेंस कर रहे हो, उस बंदे ने तब कुछ नहीं कहा, फिर आके 21 या 22 साल में आके क्लेम कर रहा है तो वो क्लेम नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आ जाइए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मान लीजिए आपको लॉफुली पावर हो, या लॉ ने आपको ऑथराइज कर रखा हो काम करने के लिए, और आप वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर क्लेम आप नहीं कर सकते हो, या आप डिफेंस ले सकते हो, या तो आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का ले सकते हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन का ले सकते हो। अब फिर आपको डैमेज क्लेम करना है, डैमेज में रेमेडीज में आप क्लेम क्या क्या, मतलब रेमेडीज आपके पास क्या क्या है। आप अबेटमेंट या तो खुद से ही आप उनकी काट सकते हो, जो टहनी आपके वो घर पे आ रही है, या फिर आप हाईवे पे जा रहे हो, पत्थर वगैरह आप उसको खुद से हटा सकते हो, ये कर सकते हो आप। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अगर डैमेजेस वगैरह हैं, तो मतलब डैमेजेस कैसे होंगे, डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो, तो कैसे कैसे डैमेजेस हो सकते हैं, कैसे कैसे नहीं। इंजंक्शन मैंने आपको बताया था, हालांकि डैमेजेस जो लो जो भी लॉफुली जो ऑथराइज डैमेजेस है कि क्या हिसाब लगाना है कैसे नहीं लगाना है, स्टैट्यूट के हिसाब से लगाया जाएगा। इंजंक्शन के अंदर वही है, दो तरह के इंजंक्शन होता है, वो मैंने आपको बता दिया। आप टेम्परेरी ले सकते हो, परपेचुअल यानी कि परमानेंट इंजंक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो यही सब कुछ है इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इसके बाहर कुछ भी न्यूसेंस नहीं है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से, किसी भी तरह की आपको दिक्कत कोई भी नहीं आई होगी इसके अंदर। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप क्विज के क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ कुछ ना कुछ, आप वहाँ पर जाकर आंसर करिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी ज़रूर। और किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत हो रही है एग्जाम को लेकर, टेंशन मत लीजिए, पास हो जाओगे, मतलब अच्छी रैंक भी लेकर आप आ जाओगे। बस कंटिन्यू आप काम करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू काम करना, न्यूसेंस भी करना है अगर आपको, तो वो कंटिन्यू होना चाहिए, वरना फायदा नहीं है। तो ऐसे ही आपको अगर अच्छी रैंक लेके आनी है, चाहे वो क्लैटो एलेटो एलसेटो या अदर कोई भी लो एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।